हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो है एंटीकोगुलेंट्स रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तो एंटीकोगुलेंट के साथ हम लोग जनरली परिचित है, लेकिन ये एंटीकोगुलेंट का क्या फंक्शन है, क्यों हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे, एंटीकोगुलेंट यूज़ करने का दरकारी बा क्या है। फ्रेंड्स, हम लोगों का बॉडी का एक तो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है जो अगर इंजर्ड होगा बा कोई काट जाएगा कहीं पे तो वहाँ से खून ब्लड बाहर आएगा और वो वो ब्लड क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो क्लॉट हो जाएगा। ये है नॉर्मली हम लोगों का वो मैकेनिज्म है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोगों को लेबोरेटरी में क्या करना होगा, वो टेस्ट करने से होल ब्लड बा वो एंटीकोगुलेट जो हमारा बॉडी में जो जैसा ब्लड रहता है वो वैसा ब्लड ही दरकार होता है। तो इसलिए हम लोगों को एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करना पड़ता है व पड़ेगा। तो एंटीकोगुलेंट्स का मीनिंग क्या है? एंटीकोगुलेंट्स देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये एंटीकोगुलेंट्स को तोड़ के देखिए क्या किया है। एंटी मतलब है एगेंस्ट और कोगुलेंट्स मतलब है क्लॉट्स। तो ये एंटीकोगुलेंट्स का मतलब है जो क्लॉट के एगेंस्ट में जो सब्सटेंस व जो चीज़ हम लोगों के काम में आता है उसको हम लोग ये एंटीकोगुलेंट्स बोलेंगे। तो एंटीकोगुलेंट्स का डेफिनेशन क्या है? एंटीकोगुलेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। एक तो केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, वो कोआगुलेशन फैक्टर को व कोआगुलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, और नहीं तो रिड्यूस कर देता है, नहीं तो प्रोलॉन्ग कर देता है। तो यही है एंटीकोगुलेंट्स का फंक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स क्या क्या होता है? तो हमारा बॉडी का अंदर कुछ एंटीकोगुलेंट्स है, फार्मास्यूटिकल टर्म में कुछ एंटीकोगुलेंट्स है, लेबोरेटरी पर्पस काम, लेबोरेटरी के काम करने के लिए कुछ एंटीकोगुलेंट्स है। तो लेबोरेटरी में क्या क्या एंटीकोगुलेंट्स हम लोगों को नॉर्मली दरकार होता है? हेपारिन, ईडीटीए, फ्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये इसका कौन सा ईडीटी कौन सा एंटीकोगुलेंट्स का क्या फंक्शन है हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एंटीकोगुलेंट के क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर कोई हमारा जो पिक्चर में देखा है, देखिए फिंगर काट गया, फिंगर काटने के बाद क्या, देखिए यहाँ पर ब्लड जम गया, मतलब क्लॉट हो गया। तो क्यों क्लॉट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो वही हम ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बताया है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म के क्या होता है, जहाँ पर हम लोगों को काट जाता है व कोई इंजर हो जाता है वहाँ से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। और एक नंबर हो सकता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और नहीं तो क्या करता है, हम लोगों के पास जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को इनएक्टिव थ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है अंडर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम आयन रहता है, कैल्शियम आयन के हेल्प से प्लेटलेट क्या करता है, पोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है, और नहीं तो हम लोगों को ये जो जहाँ काट जाता है वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी पोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, वो फाइब्रिनोजन सोल्यूबल रहता है, मतलब इसके साथ मिल के रहता है, ब्लड के साथ मिलजुल के रहता है। तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन के, ये जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन के अंडर कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इनसोल्यूबल फाइब्रिन कन्वर्ट कर देता है। तो इनसे इंसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये जो नेटवर्क बन जाता है, ये जो देखिए ये जो फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाने से क्या होता है, इसके अंदर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब अटक जाता है। तो इसके ये मैकेनिज्म से ये जो इसके साथ जो ये जो फाइब्रिन के अंदर जो ये जो रेड ब्लड सेल अटक जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ब्लड क्लॉट होता है। तो ब्लड क्लॉट मतलब क्या है, फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल एक साथ में जुड़ के वो ब्लड क्लॉट होता है। तो देखिए वही बात हम यहाँ पर लिख दिया, द थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज बाय द डैमेज टिश्यू। यहाँ पर जो डैमेज हुआ है, ये डैमेज टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, और नहीं तो प्लेटलेट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पोथ्रोम्बिन को इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी करता है, और नहीं तो प्लेटलेट भी पोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है हम बताया है, तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। इसके बाद आता है एंटीकोगुलेंट का यूज़।
एंड एंटीकोगुलेंट्स होने होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या दरकार होता है। तो एंटीकोगुलेंट का यूज़ क्या क्या है। एंटीकोगुलेंट हम लोगों का मेडिसिन पर्पस में भी यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि जब ओपन हार्ट सर्जरी होते हैं तो वहाँ पर एंटीकोगुलेंट देना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट देने से क्या है, ब्लड पतला और लिक्विडिफाई करता है। और हम लोगों को लेबोरेटरी में क्या किया गया, तो एक नंबर पॉइंट क्या हुआ, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है। और 2 नंबर बात क्या है, एंटीकोगुलेंट हम लोग क्या क्या लेबोरेटरी में कौन सा काम में यूज़ करते हैं, नॉर्मली रूटीन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और समटाइम हम लोग स्पेशल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट और आरबीसी प्लाज्मा आयरन एस्टिमेट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। और एंटीकोगुलेंट्स हम लोग और 3 नंबर पॉइंट क्या होगा, 3 नंबर पॉइंट हो कोआगुलेशन फैक्टर देखने के लिए, कोआगुलेशन डिसऑर्डर देखने के लिए, जो अगर क्यों उसको कोआगुलेशन नहीं हो रहा है तो ये देखने के लिए भी हम लोगों को एंटीकोगुलेंट्स दरकार होता है। तो और एक तो काम है एंटीकोगुलेंट का, और एक तो काम है क्या, शुगर एस्टिमेशन करने के लिए भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। तो ये है एंटीकोगुलेंट्स का यूज़। एंटीकोगुलेंट्स का क्राइटेरिया क्या है, एक तो एंटीकोगुलेंट्स होने के लिए उसको क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एंटीकोगुलेंट वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसको पहले ही उसको कैरेक्टर होना चाहिए, जो सेल का जो जिसको वो एंटीकोगुलेंट जो ब्लड से हम लोग एंटीकोगुलेंट मिक्स कर रहे हैं, वो सेल को कोई ऑल्टर नहीं होना चाहिए, सेल को हीमोलाइसिस नहीं करना चाहिए, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या होगा, एंटीकोगुलेंट क्या करना होगा, वो एंटीकोगुलेंट वाटर के अंदर माने सॉल्युबल होना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट क्या होगा, एंटीकोगुलेंट ब्लड को वो जैसे बॉडी के अंदर जैसे जो स्थिति में जो फिजिकल कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन में बराबर रखना चाहिए एंटीकोगुलेंट को, एंटीकोगुलेंट रखना पड़ता है एंटीकोगुलेंट से। तो यही है क्राइटेरिया ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग एंटीकोगुलेंट्स का अलग कर सकते हैं। कैल्शियम एंटीकोगुलेंट्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो बात हुआ कैल्शियम चिलेट के अनुसार हम लोग डिवाइड किया है, और एक तो नॉन कैल्शियम चिलेट के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई किया है। तो कैल्शियम चिलेट के हिसाब से जो क्लासीफाई किया है उसके अंदर क्या क्या पड़ता है, EDTA, सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट, एसिड साइट्रेट, डेक्सट्रोज, CPDA1 पड़ता है। और नॉन कैल्शियम चिलेट कौन कौन है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम फ्लोराइड और सोडियम हेपारिन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग कैल्शियम चिलेटर्स जो होता है जो एंटीकोगुलेंट्स है उसके डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग नॉन कैल्शियम चिलेटर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आता है, पहले ही आता है EDTA। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या है, ये अक्सर हम लोगों को एग्जाम में पूछता है, जो EDTA का फुल फॉर्म क्या है। ये भाई वाह नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही आता है। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इथिलीन का फुल फॉर्म। तो कैसे काम करता है इथिलीन, क्या EDTA क्या करता है, वो जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ मिलके ये चिलेट बना देता है, जो इंसोल्युबल कैल्शियम सॉल्ट हो जाता है। इसको कॉन्सेंट्रेशन क्या, तो इसके हिसाब से वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या दरकार होता है, 2 mg/dl। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला है, जो हम लोगों को ब्लड जब कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों को पता नहीं रहता है, मैक्सिमम फ्लेबोटोमिस्ट को पता नहीं रहता है कौन सा कलर का कौन सा हम लोग वायल यूज़ करेंगे कौन सा टेस्ट के लिए। तो ये अक्सर एग्जाम में भी आता है, जो EDTA वायल का, एंटीकोगुलेट वायल का क्या कलर होगा, ये कलर से कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग। तो इसी हिसाब से हम वीडियो बनाए हैं। कलर कोड ट्यूब यूज्ड, EDTA के लिए कौन सा कलर कोड ट्यूब हम यूज़ करेंगे, पर्पल कलर व लेवेंडर कलर। तो ये देखिए, ये है पर्पल कलर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंटीकोगुलेंट ट्यूब का जो कैप है, ये कैप का कलर से हम लोग डिटरमाइन करेंगे जे कौन सा केमिकल है इसके अंदर, वो EDTA है ना, डबल ऑक्सलेट है ना, सोडियम फ्लोराइड है। इसके जो लेवल है, लेवल का अनुसार नहीं है। तो एग्जाम में क्या आता है फ्रेंड्स, दे देता है EDTA का कलर कौन सा है, नहीं देता है ये कलर, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का कैप दे के बोलता है ये कलर से हम लोग कौन सा ब्लड कलेक्शन करेंगे इसके अंदर।
तो इसी हिसाब से आता है। तो ईडीटी कौन सा टेस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे? ईडीटी हम लोग टेस्ट करेंगे हीमोग्लोबिन टीसीडीसी। टीसीडीसी का फुल फॉर्म है टोटल काउंट डिफरेंशियल काउंट। पीसीबी मतलब है पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्लेटलेट्स, पैरासाइट, एमपी माइक्रोफाइलेरिया। तो ये सब हम लोग टेस्ट करेंगे। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज है सेलुलर मॉर्फोलॉजी इसके अंदर ठीक रहता है, प्लेटलेट क्लैंपिंग ज़्यादा नहीं होता है थोड़ा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ईडीटी का डिसएडवांटेज भी है। ईडीटी अब हम लोग ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? आरबीसी श्रिंक कर जाएंगे। तो आरबीसी श्रिंक करने से क्या होगा? पीसीबी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, एमसीबी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका पीसीबी एमसीबी का रिजल्ट ठीक ठाक से नहीं आएगा। अगर हम लोग वो जो एंटीकोगुलेंट ब्लड से अगर क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी रिजल्ट ठीक ठाक से नहीं आएगा। तो ये है ईडीटी। इसके बाद आता है डबल ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट क्या है? डबल ऑक्सलेट है अमोनियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। ये जो मिक्सचर है ये दोनों केमिकल मिला के बनता है। कौन सा अनुपात में रहता है, रेशियो में रहता है? अमोनियम ऑक्सलेट 3 पार्ट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट 2 पार्ट रहता है। ये क्या करता है? चिलेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। क्या करता है? कैल्शियम का अंदर जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम रहता है वो कैल्शियम के साथ जुड़ा के वो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम चिलेट ऑक्सलेट बना देता है। तो इसलिए वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज़ करेंगे? 2 mg पर ml, मतलब 1 ml ब्लड के लिए 2 मिलीग्राम यूज़ करेंगे। और टेस्ट कौन सा टेस्ट करेंगे? हीमोग्लोबिन टीसीडीसी, ईएसआर, एमसीबी, पीसीबी, ऐसा करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज है डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी में जो डबल ऑक्सलेट ब्लड से हम लोग जब स्मीयर बनाएंगे तो डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट है टॉक्सिक सब्सटेंस, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, वो केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्या करता है? ये डबल ऑक्सलेट ब्लड बैंकिंग के लिए हम लोग कभी यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है ट्राइसोडियम साइट्रेट। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्राइसोडियम साइट्रेट बहुत यूज़ होता है हम लोग लेबोरेटरी में, तो इसको भी सब कुछ जानना पड़ेगा। तो क्या है मोड ऑफ एक्शन? क्या है ये ट्राइसोडियम साइट्रेट क्या करता है? इनसॉल्युबल जो सोल्युबल कैल्शियम है ब्लड के अंदर, जो कैल्शियम क्या करता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम साइट्रेट में सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यह क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज़ करना होगा? ईएसआर के लिए 1:4 एंड पी टाइम के लिए 1:9। ईएसआर के लिए 1:4 का मतलब क्या है? 1:4 का मतलब है 1 पार्ट हम लोगों का ट्राइसोडियम साइट्रेट 3.8%। फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिएगा, 3.8%। 1 पार्ट लेना होगा। 1 पार्ट मतलब है अगर हम लोग 4 पार्ट ब्लड लेंगे तो 1 पार्ट हम लोगों को ट्राइसोडियम साइट्रेट लेना होगा। पी टाइम के लिए 1 पार्ट ट्राइसोडियम साइट्रेट, 9 पार्ट ब्लड। तो 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट हम लोग कैसे बनाएंगे? 100 ml डबल डिस्टिल वाटर व डीआयोनाइज वाटर के अंदर 3.8 ग्राम हम लोग डिस्टिल वाटर दे ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर दे देंगे तो बन जाएगा हम लोगों को ट्राइसोडियम साइट्रेट। और मार्केट में भी अवेलेबल है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट। तो इसके लिए ट्राइसोडियम साइट्रेट के लिए कौन सा कलर का ट्यूब हम लोग यूज़ करेंगे व कैप यूज़ करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये कलर कोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं देख रहे हैं ये, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका एक ही है, स्टैंडर्डाइज है। अगर आप लोग अमेरिका में जाइएगा तो एक कलर कोड ही यूज़ होगा ट्राइसोडियम साइट्रेट के लिए। तो लाइट ब्लू, ये सब ट्राइसोडियम साइट्रेट के लिए हम लोग जो कलर कोड यूज़ करेंगे वो है लाइट ब्लू। यूज़ क्या है? ईएसआर एंड पी टाइम करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है ट्राइसोडियम साइट्रेट का, ये सेल को सिंक कर देता है। और 2 नंबर क्या है? ये ज़्यादा टाइम ब्लड को प्रिजर्व नहीं करता है। तो ये है डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है एसिड साइटेड डेक्सट्रोज। तो फ्रेंड्स, एसिड साइटेड डेक्सट्रोज हम लोग जनरली ब्लड बैंक के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग नॉर्मली लेबोरेटरी में रूटीन काम के लिए यूज़ नहीं करते, ब्लड बैंक में ब्लड बैंक के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये एसिड साइटेड डेक्सट्रोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ज़माना में यूज़ होता था। अभी एसिड साइटेड डेक्सट्रोज नहीं यूज़ होता है, इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है। तो एसिड साइटेड डेक्सट्रोज का भी हम लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लड बैंक का एक तो पार्ट है। तो एसिड साइटेड डेक्सट्रोज क्या करता है? ये जो एंटीकोएगुलेंट, जो ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम रहता है, ये कैल्शियम के साथ जोड़ के कैल्शियम
फ्री कैल्शियम के साथ ये एसिड डेक्सट्रोज बना के एक तो चिलेट फॉर्म कर देता है, तो इसलिए ब्लड नहीं क्लॉट होता है। कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं 15%। फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किया है उसमें 2%, 1%, 5% ऐसा था, लेकिन ब्लड बैंक के लिए जो हम लोग यूज़ करते हो 15%। 15% मतलब एक 100 ml ब्लड के लिए हम लोग 15 ml एंटीकोआगुलेंट यूज़ करेंगे। ये ब्लड बैंक का एंटीकोआगुलेंट का फार्मूला है, तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए 15%। तो ये जो एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? एसिड मतलब है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फंक्शन क्या है? पीएच रेगुलेट करता है। साइट्रेट मतलब क्या है? डाइसोडियम साइट्रेट, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। डेक्सट्रोज का काम क्या है? डेक्सट्रोज क्या काम करता है? जो स्टोर आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है उसके लिए तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए तो नेसेसरी मेटाबॉलिक सब्सटेंस एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो ये डेक्सट्रोज हम लोगों को वो नेसेसरी सप्लाई करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज का काम क्या है, यूज़ क्या है? ये मेनली ब्लड बैंक का ब्लड बैग में यूज़ होता है और स्टोर इसमें अंदर हम लोग ब्लड कितना दिन स्टोर करके रख सकते हैं? 18 डेज। लेकिन ये 18 डेज होल ब्लड। इसके बाद आता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सीपीडी। सीपीडी का फंक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन क्या कैसे काम करता है? ये जो सीपीडी क्या करता है, जो फ्री कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ जुड़ के एक तो कैल्शियम चिलेट बना देता है, तो इसलिए ब्लड नहीं क्लॉट होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इसके भी 15%। फंक्शन क्या है? साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। साइट्रेट का क्या है? साइट्रिक एसिड पीएच रेगुलेट करता है। फॉस्फेट का क्या काम है? ये भी पीएच रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये एल्कलाई पीएच रेगुलेट करता है, माने एल्कलाई का टेंडेंसी करके रखता है। और डेक्सट्रोज क्या करता है? नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टोर्ड ब्लड, माने वो जो आरबीसी का अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है उसके लिए जो फूड सप्लाई करना पड़ता है वो फूड और डेक्सट्रोज सप्लाई करता है। यूज़ क्या है? ये ब्लड बैंक में ब्लड बैग में यूज़ होता है। और स्टोर ब्लड कितना दिन स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग? 21 डेज होल ब्लड। इसके बाद आता है सीपीडीए। सीपीडी का फुल फॉर्म है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सोजैडेनिन। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये भी वो जो ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम चिलेट बना देता है, तो इसलिए ब्लड नहीं क्लॉट होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज़ करेंगे? 15%। तो फ्रेंड देखिए, 100 ml के लिए 15%, 100 ml के लिए 15 ml, तो 300 ml के लिए 45 ml लगेगा। और 450 ml के लिए तो उसी बराबर हिसाब कर लीजिएगा आप लोग, और 67 ऐसा कुछ लगेगा। तो फंक्शन ऑफ द कॉम्पोजिशन क्या है? साइट्रेट मतलब साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या है? पीएच रेगुलेट करता है। फॉस्फेट पीएच रेगुलेट करता है। डेक्सट्रोज नेसेसरी मेटाबॉलिज्म फूड सप्लाई करता है आरबीसी का अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। और एडेनिन क्या करता है? वायबिलिटी ऑफ आरबीसी को इम्प्रूव कर देता है। तो इसका यूज़ क्या है? मेनली ब्लड बैंक में यूज़ होता है। ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग यूज़ होता है ब्लड स्टोर करने के लिए, उसमें अंदर यूज़ होता है। तो इसका कितना दिन हम लोग ब्लड स्टोर करके रख सकते हैं? 35 डेज होल ब्लड। अभी आता है फ्रेंड्स वो जो नॉन चिलेटिंग जो एंटीकोगुलेंट है उसके उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है हेपारिन। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसके पहले जो सब एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हम डिस्कस किया है वो था चिलेट फॉर्मेशन करता था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हेपारिन, वो चिलेट नहीं फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करता है? और जो पहले हम बताए ब्लड, आप लोग देख सकते हैं ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म। वो ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म में क्या होता है? वो थ्रोम्बिन एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या करते हैं हेपारिन? क्या करते हैं? इनहिबिट थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फाइब्रिनोजेन। ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्शन को, इनहिबिट कर देता है और क्या करता है? थ्रोम्बिन का एक्शन इनहिबिट करते हैं, तो इसलिए ब्लड नहीं क्लॉट होता है। तो आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग देख सकते हैं, इसके वीडियो का पहले ही है, पहले 2-3 स्लाइड पहले ही है वो कोआगुलेशन मैकेनिज्म, वहाँ से आप लोग समझ जाएगा कैसे हेपारिन काम करता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज़ करना पड़ेगा? 0.1 to 0.2 mg पर ml, माने एक ml ब्लड के लिए 0.1 और 0.2 मिलीग्राम हम लोग यूज़ करेंगे। कलर कोड ट्यूब क्या है? लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन हम लोग हेपारिन के लिए यूज़ करेंगे। यूज़ क्या है? ये यूज़ होता है ब्लड पीएच एस्टिमेशन करने के लिए, ब्लड गैस एनालाइज करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस करने के लिए, प्लाज्मा आयरन एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग हेपारिन यूज़ करते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? इट कॉजेज WBC क्लैंपिंग, WBC को क्लैंप कर देते हैं, एक्सपेंसिव है, ये क्या कर हेपराइन ब्लड स्मेयर के लिए अच्छा नहीं है, ये है इसका डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड। तो फ्रेंड देखिए, सोडियम फ्लोराइड हम लोग अक्सर लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड क्यों यूज़ करते हैं? ये अक्सर एग्जाम में आता है, भाइबा में तो आता ही है। भाइबा में 2-3 क्वेश्चन का अंदर एक क्वेश्चन रहता है, सोडियम फ्लोराइड क्यों यूज़ करते हैं, तो हम लोग अक्सर जवाब देते हैं जो वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम बंद कर देते हैं। तो वो उसके बाद ही वो एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं जो ग्लाइकोलाइटिक जो एंजाइम है तो कौन सा एंजाइम को बंद कर देता है। तो वो लेकर आज डिस्कस करेंगे हम लोग सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या काम करते हैं? सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं? वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम माने ग्लाइकोलाइसिस जो हो, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक तो एंजाइम है एनोलेज एंजाइम है, एनोलेज एंजाइम है एंजाइम को ब्रेक डाउन कर देता है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरा नहीं होता। तो इसलिए आरबीसी वो सेल के अंदर जो सीरम के अंदर जो शुगर रहता है शुगर यूज़ नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग जब ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो शुगर रहता है वो सोडियम फ्लोराइड के अंदर देने के बाद भी वो एक ही वैल्यू रहता है। और वो एक तो काम करता है क्या, वो क्लॉट नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन यूज कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज करना पड़ता है हम लोगों को? 6 mg/ml। 6 mg 1 ml ब्लड के लिए 6 mg यूज करना पड़ता है। कलर कोड क्या है? ग्रे कलर है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोडियम फ्लोराइड का ग्रे कलर कैप होने से ही हम लोग समझ जाएंगे सोडियम फ्लोराइड है। यूज़ क्या करना होगा? ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? ये पॉइजनस है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज, ये सब हम लोग सोडियम फ्लोराइड ब्लड से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हो गया ये एंटीकोआगुलेटेड ब्लड। अभी तो फ्रेंड्स हम लोगों को लेबोरेटरी में सब समय तो हम लोगों को हर टाइम तो एंटीकोआगुलेट ब्लड का दरकार नहीं है। कई टाइम में हम लोगों को ब्लड प्लेन वायल मतलब कोआगुलेटेड ब्लड भी दरकार होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को कई टाइम में हम लोगों को सीरम दरकार होता है बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को तो कोआगुलेटेड वायल प्लेन वायल दरकार होता है प्लेन वायल दरकार है। तो प्लेन वायल करने के लिए प्लेन वायल का उसका कलर कोड क्या होगा? उसका कलर कोड होगा रेड और नहीं तो येलो। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, येलो नहीं तो रेड। रेड मतलब क्या है? इसका प्लेन है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और येलो मतलब है इसके अंदर जेल होगा। जेल, वो जेल क्या करते हैं? जेल के अंदर पोर्स रहता है। वो पोर्स के अगर हम लोग जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो पोर्स के अंदर जो पोर्स रहता है, जेल के अंदर जो पोर्स है, पोर्स के अंदर से वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फाइब्रिनोजेन चला जाता है अंदर। तो इसलिए प्लाज्मा सीरम ऊपर रह जाता है। तो इसलिए वो जेल क्या काम करते हैं? जेल एक तो बैरियर का काम करता है, नीचे चला जाता है आरबीसी सेलुलर पार्ट और ऊपर रहता है नॉन सेलुलर पार्ट। तो इसके अंदर वो डिवाइडेड का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो प्लेन वायल में हम लोग रेड वायल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो जेल वायल है, जेल वायल थोड़ा एक्सपेंसिव है। रेड वायल हम लोगों को कॉमनली यूज होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसलिए रेड वायल से हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट करते हैं, मतलब क्या है? LFT, RFT ऐसा टेस्ट करते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट मतलब ASO, RA फैक्टर करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट मतलब इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम लोग रेड वायल से। इसके बाद आता है ब्लड। हम लोग जब स्टोर करके रखते हैं या एंटीकोआगुलेट वायल में रखते हैं, 2-3 दिन बाद टेस्ट करते हैं, तो इसके ये सब करने के बाद वो ब्लड का कौन सा पैरामीटर का कौन सा क्या चेंज होता है? तो देखिए, पहला चेंज होता है 25% वाइबिलिटी ऑफ ब्लड का लॉस हो जाता है। प्लेटलेट फंक्शन आफ्टर 24 आवर्स के बाद वो खत्म हो जाता है। इंक्रीज प्लाज्मा पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीज प्लाज्मा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। अमोनिया लेवल बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है सर? क्योंकि सेल के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में चलने के बाद क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। ऑर्निथिन साइकिल चल रहा है, एमोनिया बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। क्यों हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? कुछ आरबीसी का तो 120 दिन खत्म हो जाता है, तो वो तो आरबीसी 120 दिन बाद ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है हीमोग्लोबिन बाहर आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये वीडियो 2-3 वीडियो के बाद हम हीमोग्लोबिन के लेके डिस्कस करेंगे। तो पोटेशियम क्या होता है, वो जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें जो पोटेशियम रहता है, पोटेशियम इसलिए बढ़ जाता है। वो जो कोआगुलेशन फैक्टर नंबर 8 नंबर जो कोआगुलेशन फैक्टर रहता है उसका वो 30% डिसअपियरेंस हो जाता है। तो ब्लड स्टोर करने के यही प्रॉब्लम होता है, ये पैरामीटर हम लोगों को बढ़ेगा कमेगा। इसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स, हम एक तो चार्ट बनाए हैं, चार्ट से पूरा जो एंटीकोआगुलेंट है ये एक साथ ही दिखाया है। देखिए क्या क्या है, यहाँ पर हम दिखाया है कौन सा कलर, यहाँ पर देखा है कलर कोड कैप। एक्टिवेटर कौन सा एक्टिवेटर है, मतलब उसके अंदर कौन सा एंटीकोआगुलेंट है कि नहीं है, कौन सा एक्शन का इसका जो एक्शन होता है जो प्रिंसिपल में काम करता है वो दिखाया है। इसके बाद आता है लेबोरेटरी टेस्ट, कौन सा टेस्ट होता है और कौन सा ऑर्डर में हम लोग ब्लड कलेक्शन करेंगे। तो चलिए रेट का अंदर क्या रहता है, रेट का अंदर कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए कुछ इसका कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम करेगा। लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होगा। ईओलो हम बताया है, ईओलो के अंदर जेल रहता है, ईओलो कैप रहता है, इसके ये क्लॉटिंग एक्टिवेटर जेल रहता है। ये क्या करता है, फिजिकल बैरियर बिटवीन सेलुलर एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा और सीरम, तो हम पहले ही बता दिया। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है। इसके भी एक ही काम है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री, सेलुलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इसके बाद आता है ब्लू से क्या करते हैं, सोडियम साइटेट 1:9। फ्रेंड्स, ये जो ब्लू है, ब्लू सोडियम साइटेट, ये हम लोग यूज़ करते हैं 1:9 रेशियो यूज़ करते हैं पी टाइम के लिए। और एक तो है ब्लैक हम लोग यूज़ करते हैं 1:4 रेशियो में रहता है, वो हम यूज़ करते हैं ये सर करने के लिए। वो कैल्शियम बाइंड्स करता है, कैल्शियम चिलेट फॉर्म कर देता है, तो ये पी टाइम करता है ब्लू से। ग्रे से क्या करते हैं हम लोग, सोडियम पोटेशियम फ्लोराइड करते हैं। ग्लाइकोलाइटिक इनिबिशन ऑफ ग्लूकोज करता है, शुगर एस्टिमेशन करते हैं। ग्रीन से हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन से हम लोग के हेपारिन रहता है, इनहिबिट थ्रोम्बिन एक्शन। ये क्या कौन सा टेस्ट होगा इसमें, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड सेल, एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा आयरन। और ईडीटीए क्या है, ईडीटीए का कलर है लेवेंडर कलर है, कैल्शियम बाइट करता है। ये क्या कौन सा टेस्ट होता है, टीसीडीसी ESR भी होता है, ईडीटीए से हीमोग्लोबिन, पीसीबी, प्लेटलेट, पैरासाइट, मलेरिया, पैरासाइट के अंदर मलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, ये टेस्ट होता है। तो ये है हम लोगों का एंटीकोआगुलेंट बा नॉन एंटीकोआगुलेंट प्लेन वायल का कलर कोड एंड उसका मैकेनिज्म एक तो चार्ट में हम लोग दिखा दिया। इसके बाद आता है एक तो ब्लड हम लोग सपोज कलेक्ट कर लिया, उसका बहुत सारा टेस्ट है। उसका टेस्ट है कोआगुलेशन, एंटीकोआगुलेंट वायल लगेगा, सोडियम फ्लोराइड वायल लगेगा, ईडीटीए, सब कुछ लगेगा। तो कौन सा ऑर्डर में कौन सा हम टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब ब्लड पहले कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद पहले हम लोग अगर ब्लड कल्चर रहेगा तो ब्लड कल्चर में हम लोग दे देंगे।